नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अगर 2024 के चुनावी नतीजे दिल्ली में सत्ता पर कौन काबिज होगा ये उत्तर प्रदेश की 80 सीटें तय करेंगी, तो बिहार की 40 और बंगाल की 42 सीटों पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो कि सांसद रहे हैं, बीजेपी में भी रहे, कांग्रेस से भी लड़े, अब टीएमसी से आसनसोल की सीट पर है और जिस आसनसोल सीट को अभी तक टीएमसी ने एक बार भी जीत हासिल नहीं की थी, 2022 के उपचुनाव में आपने यहां पर टीएमसी को ये सीट दिलाई। बिहारी बाबू बंगाली बाबू को क्यों बनना पड़ा? पहले यहां से शुरू करते हैं। बिहारी बाबू बंगाल के आसनसोल से क्यों चुनावी मैदान में? आप ज्यादा समझ पाओगी कि बिहारी बाबू बंगाली बाबू बने, ये यहाँ का आशीर्वाद मिला तो बंगाली बाबू बने, लेकिन सही में तो हिंदुस्तानी बाबू हूँ। सबको इस पे फख्र होना चाहिए, इस विषय पे कि एक आदमी जो मुंबई में भी इतना लोकप्रियता हासिल करने के बाद, पटना से कई बार रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद, पहली बार आसनसोल ममता जी के नेतृत्व और उनके व्यक्तित्व के जादू के साथ चुनाव लड़ता है और रिकॉर्ड मार्जिन से यहाँ जीतता है, एक नया रिकॉर्ड कायम करता है। तो मैं समझता हूँ सही मायनों में ये हिंदुस्तानी बाबू का परिचय है और लोगों में इस बात की बहुत खुशी है और खुशी होनी चाहिए भी। अब रही बात कि बंगाल से, बिहार से बंगाल कैसे आ गए, ये मैं पहली बार जब चुनाव लड़के मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ खेला हुआ है बिहार में, और मुझे लगा कि मुझे हारा नहीं बल्कि शायद हराया गया कुछ लोगों के साथ साथ मैं भी। तो मैंने लेकिन उसके पहले फैसला कर लिया था कि सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा, और मैंने कहा था मैं पटना से ही चुनाव लड़ूंगा, पटना साहब पटना साहब पटना साहब। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जो नतीजा हुआ और उसके बाद मुझे लगा कि ये मैं नेशनल पार्टी में ही रहूं, क्योंकि उस समय मुझसे कहा गया, कई पार्टी ने कहा बुलाया अपनी ओर, मैं नेशनल पार्टी समझ के कांग्रेस में आया और कांग्रेस बड़ी अच्छी पार्टी उस मामले में, देश की आज़ादी से लेकर हर चीज़ में बहुत बड़ा योगदान है उनका। लेकिन वहाँ के बाद जब ममता जी ने मुझे निमंत्रण दिया और ममता जी ने कहा कि आप यहाँ जाइए, और मैंने आपका नाम अनाउंस कर दिया, यशवंत सिन्हा भाई ने फ़ोन किया कि ममता जी ने तुम्हारा नाम अनाउंस कर दिया, तुम जाओ वहाँ पे और जाके वहाँ से चुनाव लड़ो, अप्रोप्रिएट आंसर दो, रिस्पॉन्स करो उनको। तो मैंने कहा ठीक है, योर विश इज माई कमांड। चूँकि मैं वो सेशन मिस नहीं करना चाहता था, ये जो कोरोना के बाद से ऐसे भी नहीं चल रहा था, तो और हैट्रिक तोड़ना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए मैं आसनसोल आया। और आसनसोल में जो आया, रेस्ट इज हिस्ट्री। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ आसनसोल की जनता जनार्दन का जो वेलकम मिला, जो आशीर्वाद मिला, जो सपोर्ट मिला, वो अभूतपूर्व। और इसके बाद आज मैं कहता हूँ कि 3 घर हैं मेरे, एक मेरा मुंबई है, एक उसके पहले पटना है, और अब एक घर मेरा आसनसोल है। तो भारत के 3 हिस्सों में आपका घर। खामोश किसको करिएगा आप इस बार? क्योंकि देखिए, एसएस अहलूवालिया साहब दुर्गापुर जीत कर आए हैं, उनका भी अपना एक व्यक्तित्व है और वो चुनाव जीते हैं। चैलेंज बड़ा है उनके सामने। मैं एसएस अहलूवालिया साहब को एक अच्छे आदमी के रूप में जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मानता हूँ। और ऐसे भी आपने देखा होगा, आपने तो अंजना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा कि मैं आज तक कभी भी अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के ऊपर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी या आरोप नहीं लगाता हूं, और कभी भी मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी का नाम का मखौल नहीं उड़ाता हूं। व्यक्तिगत, चाहे हमारे खिलाफ हमारे मित्र रविशंकर प्रसाद लड़े हो पटना में, चाहे उसके पहले बहुत अच्छा कलाकार शेखर सुमन लड़े हों, चाहे उसके पहले एक और कलाकार लड़े थे कुणाल। हाँ, तो कुणाल से मैंने कभी किसी का नाम भी नहीं लिया, टीका टिप्पणी नहीं की। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ये अच्छे इंसान हैं, इनको अच्छी तरह जानता हूँ मैं। लेकिन इनके साथ साथ ये भी आपने कहा कि दुर्गापुर से यहाँ आए हैं, तो इसके पहले लोग ये भी सवाल कर रहे हैं इनसे, या करना चाहेंगे हमारे, कि इसके पहले आप दार्जिलिंग में थे, दार्जिलिंग में आपने क्या किया, कि उसके बाद आपने यहाँ क्या नहीं किया, उसके बाद आप दुर्गापुर आए, दुर्गापुर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या क्या किया क्या नहीं किया, उसके बाद अचानक लास्ट मोमेंट में आप आए या आपको भेजा गया यहाँ पे आसनसोल में, तो लोग इसका हिसाब किताब मांगेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे अपने लोगों पे, बंगाल की जनता पे, ममता जी के नेतृत्व पे और आसनसोल की जनता जनार्दन पे भरपूर विश्वास है। और मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में इनके साथ सहयोग और आशीर्वाद से
हम फिर एक नया रिकॉर्ड कायम कर पाएंगे। पहले पवन सिंह को उतारा गया था, भोजपुरी एक्टर को। उसको तो आपने ही उससे बातचीत की हाँ, थी। मैंने बात की थी और उसके बाद से उनका टिकट गया। वो वीडियोस बहुत सारे उनके थे। तो आपको लग रहा है कि वो बेटर रहते या ये आसान है? मैं नहीं कह सकता। मैं तो पवन सिंह के खिलाफ मैंने कभी कुछ नहीं बोला। हमने कहा अच्छा लड़का है, सुना अच्छा कलाकार है, अच्छा गायक है वो। और वो आ रहे थे, तरह तरह की बातें हुई। अब सेकंड थॉट था कि फर्स्ट थॉट था, वो यहाँ से चले गए या उनको हटाया गया, उनको विड्रॉ कराया गया, ये मैं नहीं जानता। और ऐसे भी इस तरह की बातें उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पे मैं टीका टिप्पणी करने वाला कौन। ममता दी आप पर खूब मेहरबान दिखती हैं, मतलब काफी स्नेह दिखता है। इसकी वजह क्या है, एक तो समझाइए। और दूसरा, आपने हाल ही में कहा कि उनको पीएम बनना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं विपक्षी गठबंधन की तरफ से? मैं ये नहीं कहूंगा वो दावेदार हैं। मैंने हमेशा कहा है कि वो गेम चेंजर बनकर उभर रही हैं और इस चुनाव में जरूर वो गेम चेंजर बनकर उभरेंगी। जहां तक प्राइम मिनिस्टर बनने का सवाल है, वो तो यूनाइटेड अपोजिशन या इंडिया ब्लॉक तय करेगा, उन्हीं में से कोई बनेगा। लेकिन जहां तक काबिलियत का सवाल है, मैं कहूँगा ममता जी बहुत काबिल हैं, सक्षम हैं, एबल, रेस्पेक्टेबल और केपेबल हैं, ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल हैं, 3 बार मुख्यमंत्री हो चुकी हैं। उनकी लहर, उनका प्रवाह, उनकी जो पकड़ है, जो उनका मासेस के ऊपर, यानी उसको देख के अब कैसे सही मायने में ट्रू लीडर ऑफ द मासेस हैं। अकेली देश की मुख्यमंत्री हैं, अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं। पर 42 सीट ही तो है बंगाल की। वो कहाँ, मतलब आपको चाहिए 272 अगर मेजॉरिटी। मैंने तो कहा यूनाइटेड अपोजिशन का जिक्र किया, मैंने यूनाइटेड अपोजिशन का जिक्र किया। और 42 सीट्स भी बहुत मायने रखता है। जैसे आपने शुरू में ही कहा अंजना, आपने कहा कि ये पूरे देश में सीटों के मामले में तीसरे नंबर पे आता है। अब आते हैं कांग्रेस से रिश्तों पर। ममता दी ने भी 2 टूक कह दिया कि होबे ना, और अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अधीर बाबू ममता दी की लड़ाई रोज हो रही है। ऐसे में यूनाइटेड ऑपोजिशन कहाँ है? विपक्ष कैसे एकजुट है? नहीं, ऐसे देखो, अभी इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। हम कई जगह देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ लड़ रहे हैं, यानी रूलिंग पार्टी की भाषा में इसको कह सकते हैं, या हमारे ऑपोजिशन की भाषा में इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे कुश्ती और वहां पे दोस्ती। तो ये भी कई जगह हो रहा है, लेकिन ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी भी है। अंतोगत्वा घी दाल में ही गिरेगा। अंतोगत्वा ये लोग किसी और पार्टी के साथ तो नहीं जा रहे हैं, ये हैं अपोजिशन का साथी। ये तो ममता जी ने कभी डिनाई नहीं किया है कि हम इसके इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है। बात तो इंडिया ब्लॉक की ही हो रही है, जिसको आज हम इंडिया ब्लॉक कह रहे हैं। अब हमारे रूलिंग पार्टी के कुछ दोस्त घबराहट में, बौखलाहट में इंडी कहना शुरू किए हैं। अगर हम उनको एनडी कहना शुरू करें तो कैसा लगेगा? बहरहाल, तो ये मामला जो है ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, इससे कोई चिंता की बात नहीं। ये तो कांग्रेस और टीएमसी का मामला हो गया। अब शत्रुघ्न सिन्हा और कांग्रेस का मामला मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि मैं हारा नहीं, मुझे पटना साहिब में हराया गया। बीजेपी का आपका अनुभव वर्सेस कांग्रेस का अनुभव, अगर 2 लाइन में आप बताएं। हाँ, मैं संक्षेप में ही बताऊंगा। बीजेपी का अनुभव बहुत अच्छा रहा। बीजेपी में मेरा लालन पालन हुआ है। बीजेपी वो पार्टी है जहां मेरी पूरी अपब्रिंगिंग हुई है, जहां भारत रत्न नानाजी देशमुख मुझे लेकर गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी फादर फिगर, और फ्रेंड फिलोसफर, गाइड और गुरु, अल्टीमेट गुरु अडवाणी जी के सुपुर्द किया। उन्होंने मुझे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए दिल्ली के टाइगर मदन लाल खुराना जी के यहाँ सुपुर्द किया। और फिर बिहार में हमारे बहुत अच्छे नेता थे, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी, कैलाशपति मिश्रा जी के पास सुपुर्द किया और बड़ा अच्छा रहा। बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी हुई हमारी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बीजेपी ने मुझे पहली बार फिल्म उद्योग से, पूरे भारत के फिल्म उद्योग से पहली बार फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। लेकिन धीरे धीरे शनय शनय मुझे लगने लगा कि बीजेपी जो है अब ये वो बीजेपी नहीं रही, क्योंकि एक अच्छे अच्छे विद्वानों को, अच्छे अच्छे महारथियों को अलग किया गया। हमारे देखने में लगा कि अडवाणी जी को अलग थलग किया गया, मुरली मनोहर जोशी जी को अलग किया गया, परम विद्वान अरुण शौरी को अलग किया गया, स्टेट्समैन अश्वंत सिन्हा जी को दरकिनार किया गया, जसवंत सिंह को मजबूर किया गया कहीं और जाने के लिए। उसके बाद शायद नज़र उनकी हमारे ऊपर थी, और मुझे महसूस हुआ कि अब ये लोकशाही रही नहीं रही अटल जी अडवाणी जी की, अब तानाशाही हो रही है। और तानाशाही में मुझ जैसा खुददार आदमी जो जनहित में आवाज़ उठाता रहा, जो हमेशा ये मानता रहा कि
व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश होता है, और देश हित में बात करता रहा, लेकिन हमसे कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया, मुझसे कुछ रोकने टोकने की कोशिश नहीं की गई, मुझे मनाने की कोशिश नहीं की, और मुझे अपने आप बगैर अपना फैसला करते हुए सिटिंग गेटिंग होता है, रूलिंग पार्टी के लोग, हमारे दोस्त लोग, उन्होंने हमारा सीट दरकिनार करने की कोशिश की, और वहां से एक आदमी जो पहले ऑलरेडी राज्यसभा में था उसको लाने की कोशिश की वहां पे। मैं समझ गया और हमने कहा अब जो है लोकशाही नहीं है, ये तानाशाही में नहीं रहूंगा, और मैं निकल गया। और निकलने के बाद मैंने कहा, जैसे अब थोड़ी देर पहले, कि कोशिश की कि मैंने देश की किसी उस पार्टी में रहूं जो नेशनल पार्टी हो, तो मैं बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन केंद्र से रह के मैं चाहता हूं दिल्ली से मैं बाकी प्रदेशों की भी सेवा करूं, कर सकूं तो, और साथ साथ बिहार की भी करूं। बिहार मेरी कमजोरी है और बिहार मेरी शक्ति है, तो इसलिए मैं कोशिश करता रहा। न कांग्रेस में गया, मेरा बहुत अच्छा अनुभव हुआ, ऐसा नहीं। मैं कांग्रेस के और कांग्रेस के महारथियों को, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को, उनके योगदान को, उनके देश के निर्माण को मैं बहुत मानता हूँ। लेकिन जब ये बात हो रही थी वहाँ पे, कुछ लोगों की वजह से वहाँ पे वो लोग आए, उन्होंने कुछ कहा, कुछ और हो, कुछ और रहा था। मैं पूरे कांग्रेस की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं उस तरह का नहीं हूं कि जो आज नहीं तो खिलाफत बोलनी शुरू कर दी। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा कि मेरा लालन पालन वही हुआ है, मेरी अपब्रिंगिंग वही हुई, मैं बहुत कदर करता हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को या उनके ऊपर कभी कोई अटैक नहीं करता हूं मैं। उसी तरह से कांग्रेस में जब आया, अच्छा अनुभव रहा, सोनिया जी के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा, राहुल के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा। राहुल ने बहुत हौसला अफजाई की, बहुत सारा। लेकिन इन द मीन टाइम, चूंकि मैंने कहा कि मैं हैट्रिक नहीं छोड़ना चाह रहा था, इस सेशन को नहीं छोड़ना चाह रहा था, पार्लियामेंट को, जो ऑलरेडी कोरोना के बाद 2 साल 2.5 साल बिल्कुल सुस्त था एकदम। तो मैंने उसके बाद यहाँ पे जब उनका आदेश आया, ममता जी का, या उनकी विश आई, तो हमने कहा योर विश इज माई कमांड। इनका आदेश मेरे लिए अध्यादेश हुआ, और मैं फिर आसनसोल आ गया तृणमूल कांग्रेस के साथ। अब आसनसोल में आप जो प्रचार कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इसको एक आखिरी सवाल है, ये मिनी इंडिया के तौर पर देखा जाता है, और टीएमसी में आप अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि कई लोग मान रहे थे कि बीजेपी में जो आप चाह रहे थे मंत्री पद को लेकर, वो नहीं हुआ। कई लोग बोले कांग्रेस में लोगों ने साजिश रच दी, इसलिए वहां से भी आगे बढ़ गए। टीएमसी में ममता बनर्जी आपको, क्योंकि आप पॉलिटिकली आप एम्बिशियस हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो क्या रोड मैप क्या है आपके पॉलिटिकल फ्यूचर का? अब मेरा रोड मैप नहीं है फिलहाल। अब रोड मैप जो है ममता बनर्जी जी तय कर रही हैं, वो तय कर रही हैं, वो तय करेंगी। ये सही है कि उनका बहुत स्नेह, बहुत प्यार, बहुत अफेक्शन, बहुत सपोर्ट है, बहुत ही मेरा बहुत ही ख्याल रखती हैं कि इस तरह से कि इसको किसी तरह से इधर पथ से अलग ना किया जाए, इसको चलने दो, इनके रास्ते में ज़्यादा कोई बाधा ना हो, ये पूरी कोशिश करती हैं वो। और मैं इसलिए समझता हूँ कि अब जो होगा फैसला वो तय करेंगी। अब तो हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, वो दिया रह जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आसनसोल से उम्मीदवार है, टीएमसी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, 22 के उपचुनाव में जीते थे और दम भर रहे हैं कि फिर से जीतेंगे। 4 जून को कोशिश होगी कि जरूर इनका इंटरव्यू दोबारा किया जाए। बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। थैंक यू।